ये एक ऐसी फसल है जो 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए पर केजी ही बिकती है जिसका 35,000 का डिमांड है और पैदा हो पा रही है केवल 5000 क्विंटल। तो डिमांड तो कभी इसकी कम होती नहीं है। डिमांड किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों आज मैं पहुंच चुका हूं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर और आज आपके साथ में एक ऐसी फसल शेयर करने वाला हूं। आप लगातार कमेंट कर रहे थे सर जी हमें उत्पादन तो ले लेते हैं लेकिन हमें फसलों के दाम ही नहीं मिल पाते, हम क्या करें। तो किसान भाइयों आपकी ये समस्या आज के इस वीडियो में खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज की जो क्रॉप आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस क्रॉप का मार्केट मूल्य 2500 से 3000 रुपए किलो ये मार्केट में सेल होती है। तो आखिर ये कौन सी फसल है, इसकी खेती कैसे होती है, इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर। लेकिन आपको करना है क्या, वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इतनी महंगी फसल है तो जाहिर सी बात है समस्या भी इसमें ज्यादा आती होगी। इसकी प्रॉपर जानकारी के लिए आपको मिलवा देते हैं किसान भाई से जो आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो सर? बढ़िया हूँ सर। एक बार सर जी किसान भाई को अपना परिचय बता दें आप। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सतीश चंद्र राठौर है। मैं ग्राम लतपुरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद का निवासी हूँ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप मेरे खेत पर मेरी फसल देखने के लिए पधारे। उसके बाद ये है जो आपने सुना था वो बिल्कुल सही सुना था। ये एक ऐसी फसल है जो 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए पर केजी ही बिकती है जी। इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये सफ़ेद मूसली है, जड़ी बूटी है, आयुर्वेदिक दवाइयों में सारी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है जी। और बाकी तो आपके सामने फील्ड है ही, आपको दिखाना चाहते हैं जो देख लो, और जो सारी जानकारी है वो मैं जी उपलब्ध कराऊंगा। आपके खेती की जानकारी तो मैं कंप्लीट लूंगा ही, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा सर। करीब कितने दिनों से इस तरह की खेती करते हैं आप? मैं इसको 5 साल से कर रहा हूँ भाई साहब। अच्छा जी। कौन कौन सी फसलें लगाते हैं? मैं अश्वगंधा लगाता हूँ, सर्पगंधा लगाता हूँ, सफ़ेद मूसली लगाता हूँ, शतावरी लगाता हूँ, अकरकरा लगाता हूँ। ये जितनी भी औषधियाँ हैं, औषधि फसलें हैं, इन्हीं की खेती करता हूँ जी। परंपरागत फसलों से हटके थोड़ा ये औषधि फसलों पे काम करता हूँ। सर जी ज्यादातर जो किसान भाई हैं वो देखते हैं कि वो परंपरागत खेती करते हैं आज भी। आपको कहाँ से जानकारी मिली कि भाई इस तरह की खेती भी होती है? प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा मुझे सर जी ये यूट्यूब से ही मिली थी। अच्छा। परंपरागत खेती का क्या है, हमने तो बचपन में खेत में ही रहे हैं, बचपन में किसान के घर में जन्म लिया है, किसान परिवार से हैं। तो परंपरागत खेती जो होती हैं वो अपने पिताजी से, बाबा से, दादा से शुरू से देखी हैं कि ये सब कुछ देखा था। लेकिन मैंने ये देखा परंपरागत खेती में गेहूँ, बाजरा, जौ, चना, मटर, इनमें कुछ किसान को मिल नहीं पाता है। अटूट मेहनत करने के बाद भी किसान के हाथ में शायद है 10,000 रुपए बीघा का भी कोई मार्जिन नहीं ले पाता है। कभी कभी बारिश से, कभी सूखा से, कभी ओलों से, कभी किसी चीज़ से किसानों की फसल भी नष्ट हो जाती है। तो किसान की लागत निकलना भी मुश्किल हो जाता है जी। लेबर कॉस्ट इतनी महंगी है कि लेबर तो उतनी ही लगनी है। चाहे आप 20 रुपए किलो वाली सौदा पैदा करो, चाहे 100 रुपए किलो वाली करो या 2000 रुपए किलो वाली करो। बिल्कुल। अब जो आपकी क्रॉप है, आपने मान लीजिए गेहूं लगाया, गेहूं की रेट ही 2200 रुपए रहती है। एक बीघा में 4 क्विंटल गेहूं निकला 8000 का, गेहूं निकला 5000 की लागत लग गई जी। किसान को 6 महीने में मिला क्या? किसान को क्या बचा उसमें? क्या बचा? कुछ भी नहीं। मेहनत तो पूरी लग रही है जी। बिल्कुल। इसीलिए जब मैंने यूट्यूब पर सारी चीजें देखी, देख के मैं शुरू में क्या था कि जब शहर में आ गया तो गार्डनिंग करता था। तो गार्डनिंग में मैं पौधों के बारे में बहुत मुझे अच्छा इंटरेस्ट था। उसी से मुझे धीरे धीरे करके गार्डनिंग से निकल के मैंने ये सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि जिसमें अपना शौक भी पूरा हो और उसकी कोई इनकम का जरिया भी बना, जिससे कुछ इनकम भी जनरेट हो सके जी। इसलिए फिर मैंने जब इस तरह से सर्च किया यूट्यूब पर तो मुझे औषधि फसलों के बारे में जानकारी मिली। उसी से प्रेरणा लेके मैंने फिर उनमें से सिलेक्शन किया किन फसलों को अपनाया जाए, कौन सी फसलें हमारे क्लाइमेट में, हमारे क्षेत्र में सक्सेस हो सकती हैं, किसमें हमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तब जाके मैंने सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा, सर्पगंधा इन तरह की फसलों को चयन किया और अपने फील्ड पे लगाना शुरू किया जी। तो सर जाहिर सी बात है जैसे आपने शुरुआत की थी इस फसल में तो आपको कुछ समस्याएं भी आई होगी? समस्याएं आई थी शुरू में। समस्याएं तो आती हैं किसी भी नए काम में, जब आदमी जाता है बीज कहाँ से मिलेगा, कैसे करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रोग लगते हैं, क्या रोग लगेंगे, क्या बीमारियां आएंगी। लेकिन धीरे धीरे करके हम लगाते गए, सीखते गए, लगाते गए, सीखते गए। तो उसके बाद हमको धीरे धीरे करके सारा 2-3-4 साल में सारा अनुभव हो गया। अच्छा। तो अब कोई समस्या नहीं आती? नहीं, अब मुझे कोई समस्या नहीं आती है। अब तो मुझे ये मान लो बिल्कुल जैसे लोग पारंपरिक फसलों को करते हैं, गेहूं, बाजरा, चना, गन्ना,
बस उसी तरीके से नॉर्मल तरीके से करते हैं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अब मैं सारी चीज़ें जान चुका हूँ, सीख चुका हूँ। और वैसे भी ये एक औषधि फसल है, तो इसमें रोग बीमारियाँ इतनी आती नहीं हैं। सर जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इस पौधे पे फूल लगे हुए हैं। जी हाँ। और बाकी पौधों पे जैसे ये देखो, इन पे फूल नहीं है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन कुछ नहीं है। कुछ पौधे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, कुछ पौधे देर में ग्रोथ करते हैं। तो इस पे आज आ गया तो इस पे 2 दिन बाद आ सकता है, 4 दिन बाद आ सकता है, आना सब पे है। तो ये फूल से कोई बेनिफिट मिलता है क्या? फूल से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ये फूल है, फूल के बाद इसके बाद ये देखिए, ये दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये देखिए इसमें फल भी बन गया। अच्छा, ये फल बन गए हैं। इसके अंदर भी बीज बनेगा। लेकिन बीज से इसको तैयार करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तैयार इसमें कंद से ही होता है, कंद ही इसमें लगाना होता है, कंद से ही पौधा बनता है। अगर हम बीज से तैयार करेंगे तो इसमें हमारा 1 साल लग जाएगा जब हमारा पौधा तैयार हो पाएगा जी। क्योंकि बीज है, बीज को पहले डालेंगे, उसकी नर्सरी डालेंगे तो नर्सरी 3 महीने में नर्सरी तैयार होगी, उसके बाद पौधा तैयार होगा। और प्रोडक्शन जो कंद से निकलेगा वो प्रोडक्शन इस पौधे से नहीं निकलेगा। जी। तो सर जी, अब अपन किसान भाई को डिटेल देना चाहेंगे शुरुआत से, क्योंकि काफी किसान भाई इसकी खेती तो करना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर जानकारी उनके पास में नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बता दें, इस फसल का नाम क्या है वो बता दें सबसे पहले। इस फसल का नाम है सफेद मूसली। सफेद मूसली। हाँ। क्या 12 महीने किसान भाई इसकी खेती करता है या कोई विशेष सीजन में इसकी खेती होती है? नहीं, 12 महीने नहीं कर सकते हैं। इसका एक निश्चित समय होता है। इसका प्लांटेशन 15 जून से लेके 15 जुलाई तक किया जाता है। जी। 15 जुलाई के अलावा किसी कारणवश किसान भाई अगर थोड़ा लेट भी होते हैं तो हम इसको 30 जुलाई तक लास्ट कर सकते हैं, लेकिन 30 जुलाई के बाद इसको हरगिज नहीं कर सकते। उसके बाद आप नहीं कर सकते। कौन कौन सी मिट्टी और कौन कौन सी पानी में इसकी खेती की जा सकती है सर? देखिए सर, मिट्टी तो इसके लिए वैसे तो ये सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है, लेकिन इसके लिए काली दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है। अच्छा। और उसके बाद जो है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में काली मिट्टी है, MP में हमारे काली मिट्टी है, उसमें भी मिट्टी काली मिट्टी दोमट मिट्टी होती है, वो सर्वश्रेष्ठ मिट्टी मानी जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि दूसरी मिट्टी में ये होगी नहीं, ये हो तो सब मिट्टी में जाती है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, मध्य प्रदेश में भी हो रही है, राजस्थान में हो रही है, पंजाब में हो रही है, हिमाचल में हो रही है, यानी पूरे भारत में इसकी खेती कहीं भी की जा सकती है। बस केवल विशेष बात का ध्यान ये रखना चाहिए कि केवल चिकनी मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी में इसकी खेती ना करें। जी जी। क्योंकि ये कंद वाली फसल है और चिकनी मिट्टी में जो भी कंद वाली फसल होती हैं तो जड़ को विकास करने में बहुत दिक्कत होती है। चिकनी मिट्टी में जड़ें अच्छी तरीके से विकास नहीं कर पाते हैं। जी जी। अब सर जी, शुरुआत से मैं डिटेल लेना चाहूंगा। जैसे किसान भाई इसकी खेती करना चाहता है, सबसे पहले तो आप खेत तैयारी बता दें, खेत तैयारी का क्या प्रोसेस रहना चाहिए? खेत तैयारी का ये है, सबसे पहले किसान भाइयों से मेरा निवेदन ये है, जिस खेत में सफेद मूसली की फसल करना चाहें तो हमेशा ऊंचे खेत का चयन करें, जिस खेत में जल भराव की स्थिति कभी ना आवे, क्योंकि ये एक बरसात की फसल है। इसका पूरा जो लाइफ सर्कल है वो बरसात में रहता है। तो जिस खेत में जल भराव होगा उस खेत में फसल आप करेंगे तो आपकी फसल डैमेज भी हो सकती है, मारी भी जा सकती है। जी। सबसे पहले ऊंचे खेत का चयन करें, जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और साधारण जैसे अन्य फसलों के लिए हम खेत को जुताते हैं, पहले एक बार हम उसमें हैरो से जुतवाएंगे, उसके बाद हम उसको कल्टीवेटर से जो 2 जोत लगाएंगे, उसके बाद लास्ट में हम इसमें जो भी फर्टिगेशन हमको करना है उसको फर्टिगेशन डाल के लास्ट में रोटावेटर से हम जुताई करने के बाद और हम इसमें इस प्रकार के बेड बनवा देते हैं। जी। खाद कौन कौन सा यूज में लेते हैं सर खेत तैयारी में आप? खाद में देखिए सर जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है देसी सड़ी गली गोबर की खाद। अच्छा। उसके अलावा हम इसमें बर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, नीम खली भी दे सकते हैं। बाकी हम यूरिया DAP जितनी भी रासायनिक खादें होती हैं उसका उपयोग इसमें नहीं किया जाता। नहीं कर सकते। कितने एरिया में लगा रखा है करीब आपने? ये मेरा 2.5 बीघा का फील्ड है। 2.5 बीघा का फील्ड है। हाँ। कितना गोबर का खाद डाला इसमें आपने? इसमें मैंने 12 ट्रॉली डाली हैं। 12 ट्रॉली? 12 ट्रॉली। मतलब गोबर का खाद आपको ज्यादा डालना है? ज्यादा से ज्यादा डालना है। जी जी जी। ये गोबर का खाद डाल दिया आपने, खेत तैयारी कंप्लीट कर दी, उसके बाद में आपने बेड बना दिए। बेड से बेड की दूरी कितनी होगी अपने? बेड से बेड की दूरी 2 फुट होती है। 2 फीट होती है। बेड की चौड़ाई ऊपर से? बेड की चौड़ाई 28 से 30 इंच होती है। एक बेड पर हम 3 लाइनें लगाते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 6 इंची होती है और प्लांट से प्लांट की दूरी 4 इंची होती है। 3 लाइन में आपने लगा रखा? 3 लाइन में लगा रखा। कई किसान भाई आजकल हाई टेक में आ चुके हैं, मल्च भी लगाते हैं, ड्रिप भी लगाते हैं, तो क्या उसका प्रयोग भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मंच का भी प्रयोग कर सकते हैं, ड्रिप का भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ पानी की सुविधा भरपूर है।
तो हम मल्चिंग में और ड्रिप में फालतू पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं। दूसरी जैसे- बात ये हमारी लीज की जमीन होती है। अच्छा। तो आज हम पर ये खेत है, कल हमको बगल वाला खेत लेना पड़ा, तो हम जो ड्रिप सिस्टम है वो खाड़ के थोड़ी ले जाएंगे। अच्छा। खुद की जमीन नहीं है, लीज की जमीन पर करते हैं, तो खेत भी बदलते रहते हैं, तो उसकी हमको जरूरत नहीं है। पानी हमारे यहाँ भरपूर रहता ही है, तो हम इसमें फालतू पैसा खुला पानी चलाते हैं आप? खुला चला, फ्लड से करते हैं। तो जैसे किसान भाइयों को काफी जगह पे देखा गया कि खरपतवार की समस्या बहुत ज्यादा आ जाती है। जी हाँ। तो उस स्थिति में तो मल्च लगाना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। नहीं, बेटर बिल्कुल रहेगा, लेकिन खरपतवार के लिए किसान बंधुओं से मेरा निवेदन है, कभी भी किसी भी रासायनिक दवा का छिड़काव न करें, क्योंकि ये एक जड़ी बूटी है और एक मेडिसिनल हर्ब है। तो इसमें किसी भी प्रकार का खरपतवार नाशी जो इस्तेमाल करते हैं लोग अन्य फसलों में, वो इसमें नहीं कर सकते हैं। उससे हमारी फसल डैमेज भी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि इसके जो औषधीय गुण हैं, वो औषधीय गुण भी प्रभावित होते हैं। तो इसके खरपतवार उग जाती है तो कंट्रोल कैसे करें? खरपतवार इसमें जितना भी निकलता है वो निराई गुड़ाई से मजदूरों के द्वारा ही हाथ से ही निकलवाना पड़ेगा आपको 3 से 4 बार पूरी लाइफ सर्किल में इसकी में। जी जी जी। किसान भाई ने बीज रोपण कर दिया। जी हाँ। उसके बाद में पानी चलाने में किसान सावधानी क्या बरते, कितनी देर तक पानी चलाए? देखिए सर जी, जैसे ही प्लांटेशन किया जाता है पहली बार पानी तो तुरंत लगाया जाता है। जैसे ही हमने बीज का प्लांटेशन किया तो उस समय तुरंत पानी लगा दिया। और अगर आपकी ज़मीन में पहले से नमी मौजूद है तो आप दूसरे दिन जरूर लगा दें। जी जी। उसके बाद जब इसका जर्मिनेशन हो जाता है, इसका 10 दिन में जर्मिनेशन आ जाता है, बाहर निकल आती है। बाहर निकल आती है 10 दिन में। और बाहर निकलने के बाद जैसे ही ज़मीन हमको लगे कि हाँ मिट्टी हमारी सूख रही है या हमारी मिट्टी को पानी की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप इसमें पानी लगा सकते हैं। पानी लगाने की क्वांटिटी आपको आधे बेड तक रखनी है जी। बेड को पूरा डुबाना नहीं है। यानी 60% बेड की जो ऊंचाई है उसको हमें 60% तक ही पानी ले जाना है। बाकी जैसे अन्य फसलों में मालूम पड़ जाता है कि हमारी फसल अब पानी मांग रही है, तभी पानी देना है। पानी कम से कम चाहती है ये। अगर फसल पानी नहीं मांग रही है, मिट्टी में हमारी में नमी मौजूद है, तो हमको पानी कतई नहीं देना है। और हो सकता है जब तक आपका प्लांटेशन होगा तब तक तो बारिश शुरू ही हो जाती है जी। तो पानी शायद ही लगाना पड़ता है, नहीं तो पानी लगाना ही नहीं पड़ता है किस फसल में। मतलब बारिश लगातार हो रही तो पानी लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरी ये 40 दिन की फसल होगी, मुझे अभी तक एक भी पानी इसमें नहीं लगाना पड़ा। 40 दिन की अपनी क्रॉप हो चुकी है? जी हाँ, 40 दिन की क्रॉप। सर जी, किसान भाइयों को सबसे ज्यादा समस्या आती है कोई भी खेती में जी, उसकी बीमारियों को नहीं पकड़ पाते और किसान भाई फेल हो जाते हैं। इसमें मुख्य बीमारियां कौन कौन सी लगती है? इसमें मुख्य बीमारी 2 ही होती हैं। एक तो इसमें फंगस का अटैक होता है, और फंगस का अटैक तभी होगा जब आपके यहाँ बारिश ज्यादा होगी। लगातार बारिश 4 दिन 6 दिन हो रही है, धूप नहीं निकल पा रही है, खेत में नमी ही ओवर हो गई है, तो उसमें फंगस का अटैक होता है। फंगस की पहचान कैसे करें? फंगस की पहचान यही होती है, पत्ते पर सफेद सफेद धब्बे से हो जाते हैं, स्पॉट आ जाते हैं जगह जगह, तो वो वही फंगस की पहचान है। उससे क्या होता है कि जिस पत्ते पर फंगस आ जाएगा उस पर सफेद धब्बे पड़ जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे पत्ता होकर क्या गल के गिर जाएगा, गिर जाएगा। जी जी जी। तो अभी इसी हमारी फसल में किसी भी एक भी पौधे में कोई फंगस है नहीं, हमारी बिल्कुल एकदम स्वस्थ फसल है, बढ़िया चल रही है। हाँ जी। जैसे कोई नए किसान भाई को फंगस की समस्या आती है, निदान कैसे कर सकता है? निदान करने के लिए अगर ऑर्गेनिक में जाएंगे आप तो एक ट्राइकोडर्मा आता है, सभी किसान बंधु जानते होंगे, और एक जो बर्मी कंपोस्ट आती है उसका हमको 1 कट्टा लेना है। अच्छा। 1 कट्टा बर्मी कंपोस्ट में हमको 2 किलो ट्राइकोडर्मा मिलाना है। मिलाने के बाद अपने खेत में वैसे ही छिड़कवा विधि से उसका छिड़काव कर बिजाई कर देनी है। निराई गुड़ाई से पहले कर दें या निराई गुड़ाई करने के तुरंत बाद कर दें। उसके अलावा अगर हल्का फुल्का फंगस है तो उसी से खत्म हो जाता है, नहीं बढ़ता है। अगर थोड़ा अटैक ज़्यादा है तो एक बॉबिस्टीन आती है, तो बॉबिस्टीन का या M45 का स्प्रे हम इसमें लगा सकते हैं। वो एक बहुत ही हल्का फंगिसाइड होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंगिसाइड नहीं होता है। उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। डोज क्या रहेगा? हो जाता है। डोज क्या रहेगा उसका? डोज उसका रहता है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी एक 15 लीटर की टंकी में 30-35 ग्राम हम उसको डाल के स्प्रे कर देंगे, हमारा फंगस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरी बीमारी कौन सी आती है? दूसरी बीमारी इसमें गलन की आती है कि पौधा पूरा हमारा, हमने आज देखा बिल्कुल स्वस्थ है और कल पूरा पौधा एकदम गल के गिर गया। तो वो भी बीमारी जो होती है वो भी ज़्यादा नमी से और ज़्यादा बारिश से ही आती है। अगर बारिश आपके यहाँ लिमिटेड हो रही है, ज़्यादा नहीं आ रही है, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। करीब कितने दिन में ये फसल अपनी कंप्लीट हो जाएगी? ये फसल सर जी 6 महीने की मान के चलिए आप। अच्छा। इसका जैसे 15 जून को आपने प्लांटेशन किया तो ये 15 नवंबर से लेके 20 नवंबर 30 नवंबर तक आपकी हार्वेस्ट हो जाएगी। जी जी जी। अगर हम इसको बीज के लिए बचा के रखते हैं तब हम इसका जो हार्वेस्टिंग है वो फरवरी मार्च में करेंगे।
अगर हमको इसको मार्केट में प्रोसेस करके माल बेचना है तो नवंबर में हार्वेस्ट इसकी हो जाती है। लेकिन इसमें जैसे मान लो इसमें प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन कहाँ पे आएगा इसमें? प्रोडक्शन तो इसको जमीन के अंदर रहता है, जैसे ये मेरा प्लांट है तो ऊपर तो इसकी पत्तियां ही आपको केवल दिखाई देंगी। जी जी जी। और इसका जो मेन जो इसका जो भाग है वो जमीन के नीचे ही रहता है। इसके अंदर एक कंद होता है, एक गुच्छा टाइप का होगा, उसमें किसी में 10, किसी में 12, किसी में 15 फिंगर रहते हैं। एक गुच्छे में एक समूह रहता है, उसके अंदर फिंगर रहते हैं 4 इंची, 3 इंची, 5 इंची तक लंबे फिंगर निकलते हैं। फिंगरों का एक पूरा गुच्छा निकलता है। जी जी। वही इसका जो पार्ट है, मेन पार्ट वही है, वही काम में आने वाला पार्ट है, वही बिकता है। बाकी ये पत्तियां तो बाद में ये अपने आप सारी खत्म हो जाती हैं। जी जी जी। नवंबर आते आते नवंबर में ये पत्तियां एक भी नहीं रहेंगी, ये पत्तियां अपने आप सूख के खत्म हो जाएंगी। सफेद मूसली जो बोलते हैं अपन, वो इसके नीचे आएगी, इसके नीचे ही रहती है। उसको जो कंधे में आएगी उसको बोलते हैं सफेद मूसली। उसी को सफेद मूसली बोलते हैं। जैसे किसान भाई प्रोसेसिंग करना चाहे तो इसकी खुदाई वगैरह कैसे होती है, हार्वेस्टिंग कैसे होती है? इसकी खुदाई मैनुअली भी हो सकती है और मशीनों से भी हो सकती है। अच्छा। मैनुअली ये है कि लेबर लगा के आप फावड़े से और खुरपी से लेबर खोद देती है, इसको निकाल देती है। उसमें हमारी ये है कि अगर हमारा फील्ड छोटा है, छोटे एरिया में है तो लेबर द्वारा ही कराते हैं। अगर किसी ने बड़े फील्ड में 10 बीघा 20 बीघा बड़े स्केल पे किया है तो जो आलू खुदाई वाली मशीन है, आलू वाली मशीन से इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। जी जी जी। वो मशीन जैसे ट्रैक्टर से चलती है तो वो खोद के और जाली में होके ऊपर डालती जाएगी, तो जितना भी इसका जो कंद है वो निकल के जमीन के ऊपर आके गिरता जाएगा। पीछे से एक बंदा उसको कलेक्ट करता जाएगा, बीन बीन के रखता जाएगा। बस माल की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है? माल की प्रोसेसिंग सर जी, इसमें पहले तो मैनुअली होती थी। आज से 4 साल 5 साल पहले लोग मशीन नहीं जानते थे। जी जी। लेकिन अब इसको प्रोसेस करने की एक मशीन आ गई है। उस मशीन के थ्रू इसकी 10 मिनट में प्रोसेसिंग होती है। एक मशीन के अंदर एक बार में 25 किलो से लेके 30 किलो तक का एक लॉट डलता है। बिजली से चलती है मशीन, उसमें मोटर 2 HP की चलती है और उस मशीन को नीचे टंकी रहती है, उसमें पानी भर दिया जाता है। 25-30 किलो माल डाल के मशीन को ऑन कर देते हैं। मशीन अपने आप रोटेट करती है, घूमती रहती है। 15 मिनट के अंदर एक गान 25 किलो का 30 किलो का आपके छिलके तैयार हो जाता है। जी। छीलने के बाद उसको साफ पानी में धो के और धूप में उसको सुखा लिया जाता है। कोई टाट पट्टी है, कोई पल्ली है, कोई बिछा के उसके बाद उसको फैला के सुखा लिया जाता है। 5-6 दिन में माल सूख के तैयार हो जाता है। किसान भाई बोलेंगे यार इतनी महंगी चीज है, 2500 से लेकर के 3000 रुपए किलो, खरीदेगा कौन हमसे इसको? खरीदेगा कौन? दे तो ये तो इतनी चीज है कि मैं अगर आपको आंकड़े बताऊं, आज अपने भारतवर्ष में सफेद मूसली की जो डिमांड है वो 35,000 टन प्रति वर्ष की डिमांड है। अच्छा। और उत्पादन है हमारे देश में केवल 5,000 टन प्रति वर्ष का। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये कितनी डिमांडेबल क्रॉप है, जिसका 35,000 का डिमांड है और पैदा हो पा रही है केवल 5,000 क्विंटल। तो डिमांड तो कभी इसकी कम होती नहीं है, डिमांड कभी पूरी हो ही नहीं सकती। मतलब डिमांड ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे किसान? कभी नहीं। डिमांड जो है उसके भी 1/5 उत्पादन हम। लेकिन शायद हर मंडी में तो सेल नहीं होगी। नहीं, हर मंडी में नहीं होती है, क्योंकि ये कोई गेहूं बाजरा तो है नहीं जो हर जगह बिक जाएगा। ये तो एक मेडिसिनल हर्ब है और दवा है, जड़ी बूटी है। तो इसकी सबसे नजदीक हमारी दिल्ली में खारी बावली में मंडी है जड़ी बूटियों की। वहां पर आप जब चाहे तो 1 किलो हो तो 1 किलो बेच सकते हैं, 10 किलो बेच सकते हैं, 1 क्विंटल बेच सकते हैं, जितनी हो आपकी तुरंत बिक जाएगी। अच्छा। और बड़े स्केल पर अगर आप जाना चाहते हैं, माल आपके पास और ज्यादा है, तो नीमच पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जी। नीमच में आप चाहेंगे तो 1 ट्रक माल लेके जाएंगे तो 1 ट्रक भी माल आपका खड़े खड़े बिकता है। अच्छा। नीमच मंडी में आप बेचिए, 1 किलो है तब भी बिकेगी, 10 किलो है तब भी बिकेगी, 1 क्विंटल है तब भी बिकेगी। जितना आपके पास प्रोडक्शन है जाओ खड़े खड़े बेच का। सरकारी मंडी है, कोई उसमें कुछ नहीं है, बाकायदा पक्के बिल पे माल बिकता है आपका। मतलब सेल करने में कोई समस्या आपको नहीं आएगी? कोई समस्या नहीं आएगी, माल आपके पास होना चाहिए बस। जी। कई बार सर जी आंकड़ों में तो दिखाया जाता है जी, लेकिन जमीन लेवल पे बात करते हैं तो बात कुछ और ही मिलती है। सफेद मूसली की बात करते हैं 2500 रुपए किलो बिक जाएगी, 3000 रुपए किलो बिक जाएगी। आपने कितने रुपए किलो बेची वो बताएं आप। तो हमने पहले बेची 2 लाख रुपए, उसके बाद हमारी 2.25 लाख रुपए, हमने 2.5 लाख रुपए तक बेची है। लेकिन इस साल तो 2,68,000 रुपए किलो भी इसका नीमच मंडी का रिकॉर्ड है। उसके पास मेरा सबूत भी है, वीडियो भी है। 2.5 लाख तक तो आपने बेची है? 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए क्विंटल तक? बिल्कुल जी। जी जी। तो सर जी अब मैं किसान भाई की सबसे बड़ी समस्या, किसान भाई लगातार कमेंट करते हैं कि भाई हम इसकी खेती करना चाहते हैं, उसकी खेती करना चाहते हैं, हम वहां से बीज लेकर के आए थे लेकिन हम लुट गए, हमें डुप्लीकेट बीज दे दिया, हमारी क्रॉप बेकार हो गई। किसान भाई, क्योंकि ये महंगी चीज है जी हाँ, हर कहीं पे किसान भाई को ओरिजिनल बीज नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। किसान भाई इसका अच्छा बीज कहाँ से परचेज करे? मैं तो किसान भाइयों से यही निवेदन है, जब भी सफेद मूसली का बीज खरीदें किसी अनुभवी किसान से ही खरीदें। आजकल मार्केट में दुनिया भर के ट्रेडर्स बैठे हुए हैं,
वो किसान ही नहीं है जी। वो केवल व्यापार करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनवा के डाल दी, प्रचार करवा दिया तरह तरीके से। अब लोग उनके पास जाते हैं तो वो तो किसान ही नहीं है, ना वो कुछ जानते हैं जी। उन्होंने किसी दूसरे से 500 रुपए किलो खरीदा, आपको 700 रुपए किलो बेच दिया। उनको नहीं मालूम है कि ये फसल कैसे तैयार हुई है, ऑर्गेनिक है कि रासायनिक है, इसमें कौन कौन से कीटनाशक लगे हैं, इसकी वैरायटी कौन सी है, इसकी क्वालिटी क्या है। उन्हें तो केवल बीच में अपना 100-200 रुपए किलो का मुनाफा कमाना है। और किसान बंधु नहीं जानते हैं तो किसी से भी माल खरीद लेते हैं। जब वो फसल को लगाते हैं तो उनका बीज जो होता है वो शुद्ध नहीं होता है, अच्छी वैरायटी नहीं होती है, घटिया वैरायटी है, माल भी घटिया है, बीज भी घटिया है, तो उसका प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं होता है, प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं निकलता है, उसमें रोग बीमारियां अनेक तरह की आती हैं। तो भाई किसान भाई हमारे ठगे जाते हैं। मैं किसान भाइयों से फिर एक बार यही कहना चाहता हूँ, आप बीज कहीं से खरीदें, आप जहाँ से भी बीज खरीदें किसी अनुभवी किसान से जिसको 2-4-5 साल का अनुभव हो, और उसका फील्ड खुद का फील्ड हो, उसके फील्ड पे जाके विजिट करें, संभव हो सके तो अपने आंखों से उसका खेत देखें, फसल देखें, तब उससे बीज खरीदें। जो लोग एक ट्रेडर हैं उनसे अनावश्यक रूप से बीज न खरीदें, और आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। आपको घटिया वैरायटी, घटिया बीज, कुछ भी उल्टा सीधा पकड़ा दिया जाता है, पैसे आपसे पहले ले लिए जाते हैं, फिर आपको सामने वाला व्यक्ति आपको कोई ना जानकारी देगा, ना आपका फ़ोन उठाएगा, ना आपसे कोई मतलब रखेगा। जी जी जी। अगर कोई किसान भाई जैसे मान लो आपसे बीज लेना चाहे, क्या उपलब्ध करवा सकते हो आप? बिल्कुल उपलब्ध करा सकता हूँ। अच्छा, हाँ, तो इंडिया के किसी भी कोने में भेज दो? इंडिया के किसी भी कोने में भेज दूंगा। व्यक्ति का, सामने वाले का नाम, पता, एड्रेस पूरा हमारे पास आना चाहिए। नज़दीक में जो बड़ा शहर है, कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो शहर है, वहाँ तक माल पहुँच जाएगा ट्रांसपोर्ट के जरिए से। जहाँ तक आपका ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, मैं ट्रांसपोर्ट से भेज सकता हूँ, रेलवे से भेज सकता हूँ, बस से भेज सकता हूँ। और बाकी जो अगर आप स्वयं आके लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। आप हमारे पास आइए, हमसे मिलिए, हमारे फील्ड को देखिए, आप अपने आंखों सामने माल लेके जाइए। किसान भाई 1 एकड़ में सफेद मूसली लगाता है तो करीब कितने रुपए का खर्चा हो सकता है अपना? 1 एकड़ में मैक्सिमम खर्चा 3 लाख रुपए का आएगा। टोटल खर्चा? टोटल खर्चा, उसमें आपकी लेबर कॉस्ट है, बीज की कॉस्ट है, सिंचाई है, और जो भी फर्टिगेशन है, वो सब कुछ आ जाएगा इसमें। और 1 एकड़ से कम भाव मिलता है किसान भाई को, जैसे 2500 रुपए किलो ही मिलता है। जी हाँ। कितने रुपए का माल सेल कर सकता है? जैसे 1 एकड़ में आपका 25 क्विंटल से लेके 35 क्विंटल तक कच्चा माल निकलेगा, रॉ मटेरियल जी। और उसको प्रोसेसिंग करने के बाद आप पूरा माल को अगर प्रोसेस करेंगे तो 5 में 1/5 निकलता है माल, यानी 25 क्विंटल कच्चा माल है तो उसका आपको 5 क्विंटल आपका तैयार माल निकलेगा जी। अगर आपका 35 क्विंटल माल निकला कच्चा तो आपको 7 क्विंटल माल मिलेगा तैयार माल। जी जी। और आप उसको 2500 रुपये किलो के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लो तो आप लोग लगा लो 17-18 लाख रुपए का होता है 1 एकड़ से। 1 एकड़ का। उसमें से आप 3 लाख रुपए अगर लागत निकाल भी देंगे तब भी आपका कम से कम निकलेगा, तो 15 में से 3 निकाल लेंगे, 12 लाख रुपए फिर भी आपको बचेगा। और अगर अच्छा निकल आया 18 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा उसमें 1 एकड़ से। 1 एकड़ ओपन फील्ड से। ओपन फील्ड से। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।